दोस्तों नमस्कार। एविडेंस एक्ट में आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 4 को, जिसके अंदर बताया गया है कि उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा और कंक्लूसिव प्रूफ यानी कि निश्चायक सबूत इसे क्या है। इनका मतलब ये शब्द अगर एविडेंस एक्ट में आगे कहीं भी परिभाषाओं में आता है तो उनका क्या मतलब समझा जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं उपधारणा कर सकेगा का मतलब क्या है, यानी कि मे प्रिज्यूम का क्या मतलब है। इस एविडेंस एक्ट के अंदर मे प्रिज्यूम का मतलब ये बताने का मकसद इसके अंदर ये है कि ये जो शब्द है पूरे एविडेंस एक्ट की किसी भी सेक्शन के अंदर अगर ये शब्द इस्तेमाल हुआ उपधारणा कर सकेगा तो उसका मतलब ये समझा जाएगा जो इसमें बता दिया गया है। ये बार बार नहीं बताया जाएगा, इसी नहीं लिखा जाएगा, ये चीजें एक बार इसीलिए पहले बताई जाती है। तो उपधारणा कर सकेगा यानी कि मे प्रिज्यूम। अब अगर हिंदी भाषा में इसकी बात करें तो इसका मतलब होता है मान सकते हैं, कि ऐसा मान सकते हैं। ये तो हो गया सीधी भाषा में बात कि इसका मतलब है मान सकते हैं। अब इसको अगर एविडेंस एक्ट की भाषा में अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये कहता है कि कोर्ट उस तथ्य को, इसका मतलब ये शब्द जिस भी सेक्शन के अंदर आएगा तो उसके बारे में दो विचार बनेंगे। पहला कि कोर्ट उस तथ्य को या तो साबित मान लेगा जब तक कि ना साबित ना कर दिया जाए, मतलब जब तक इसके तथ्य के बारे में कोई और सबूत जिससे कि वो ना साबित ना हो जाए तब तक क्या है कोर्ट ऐसा मान के चल सकता है कि ऐसा ही हुआ था, उसको साबित मान के चल सकता है। शुरुआत की बात है ये। दूसरी, अगर कोर्ट को ऐसा लगे यहाँ पे कि ऐसा नहीं मान के चल रहा कोर्ट, यहाँ कोर्ट के पास चॉइस होती है, अपने स्वविवेक अनुसार डिसीजन ले सकता है। कोर्ट को ऐसा लगता है कि ऐसे मान के नहीं चलना चाहिए तो जिसने ऐसा कहा है उससे सबूत की मांग कर सकता है कि आप सबूत दीजिए, उसके बाद इसके बारे में आगे विचार किया जाएगा। तो इसका मतलब होता है मे प्रिज्यूम का ये मतलब रहता है। इसे हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ये जो मे प्रिज्यूम है इस सिद्धांत पे काम करता है कि जब तक कि जो जिसके ऊपर आरोप लगा है उसे कसूरवार साबित नहीं कर दिया जाए तब तक उसे निर्दोष मान के चलता है कोर्ट। उस सिद्धांत के ऊपर ये मे प्रिज्यूम काम करता है। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं समझने के लिए। कि एग्जाम्पल की बात करें तो सेक्शन 114 एविडेंस एक्ट की इसकी में एक्सप्लेन करती है इसके बारे में, और कई सेक्शन है जिनके अंदर इसके उपधारणा कर सकेगा का मीनिंग इसमें इस्तेमाल होगा। सेक्शन 114 क्या कहती है कि कोई चीज मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास पाई जाती है, उसके बारे में कई बातें बताई गई है, उसके अंदर कई एग्जाम्पल है, एक बार पढ़ लेना तो उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा, बाकी आगे तो हम उसे पढ़ेंगे ही। एक एग्जाम्पल इसमें लेते हैं कि मान लीजिए ए नामक कोई व्यक्ति है, उसकी कोई वस्तु चोरी हो गई, कोई घड़ी चोरी हो गई, कोई चैन चोरी हो गई मान लीजिए इसकी, और उस चोरी के थोड़े टाइम के बाद वो जो चैन है वो बी के पास पाई जाती है। मामला क्या है कि ए की चैन चोरी हुई थी और वो रिकवर हो रही है कहां पे, बी के पास। ये मामला कोर्ट के समक्ष आता है। अब यहां कोर्ट को डिसीजन क्या करना है। अब कोर्ट यहां क्या मान सकता है, पहली चॉइस कोर्ट यहां मान के चल सकता है कि ऐसा ही हुआ होगा। यहां कोर्ट ऐसा मान सकता है कि बी ने या तो चोरी की है या फिर उस व्यक्ति ने जिसने चोरी की थी वो चैन ला करके बी को दे दी थी, जो चोर था जिसने उसको बी को लाके दे दी। तो यहां पे कोर्ट ये मान के चल सकता है, पहली कंडीशन। अब दूसरी इसके अंदर क्या है, सबूत की मांग वाली जो बात हम करते हैं, एविडेंस मांग सकता है। तो यहां पे अगर बी ये चीज बता देता है, ये साबित कर देता है कि उसके पास ये पोजीशन में, कब्जे में ये जो चैन है कैसे आई, तो उसके बाद उपधारणा का मतलब नहीं रहेगा कि कोर्ट उपधारणा कर सकेगा वाला मामला नहीं रहेगा, क्योंकि वो चीज साबित कर दी गई। उसके बाद ये चीज एप्लीकेबल नहीं रहती है कि किस प्रकार उपधारणा करके चलना होता है, ये मतलब होता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक सेक्शन 498 ए आईपीसी या फिर 113 ए एविडेंस एक्ट हम पढ़ते हैं। तो 498 आईपीसी हमने पढ़ रखी है कि किसी स्त्री के पति या उसके रिश्तेदारों के द्वारा क्रूरता के बारे में का इसके अंदर बताया गया है 498 में। तो उस संबंध में अगर कोई केस कोर्ट के सामने आता है, मान लीजिए स्थिति होती है यहाँ ए नामक कोई व्यक्ति है,
इसके ऊपर उसकी जो कोई पत्नी है बी, वो आरोप लगाती है कि जी ये मेरे को मारता है, पीटता है, ये आरोप यहाँ लगता है, इसके ऊपर बी के द्वारा ए पे आरोप लगाए गए, ये स्थिति कोर्ट के सामने पैदा होती है। अब फर्स्ट चॉइस कोर्ट के पास क्या रहती है कि ये मान के चल सकता है कोर्ट कि हाँ ऐसा हुआ होगा, उपधारणा कर सकेगा। अब कोर्ट यहाँ मान सकता है कि हाँ ए बी को पीटता है, ऐसा मामला है, वो ये मान के चल सकता है शुरू के अंदर। अब लेकिन इसमें दूसरी चॉइस क्या है, सबूत की मांग कर सकता है। यहाँ सबूत की मांग की, अब कोर्ट इसके अंदर सब विवेक पे डिपेंड है, कोर्ट के ऊपर विवेक पे कोर्ट देखता है हालात। अब यहाँ हालात देखता है कोर्ट। अब स्थिति कोर्ट ने देखी कि ये जो बी है, जो औरत है, इसकी स्थिति कैसी है, नॉर्मल है भाई, ये तो बिल्कुल दुबली पतली सी औरत है, और उसका जो हस्बैंड है काफी हटा कटा है, अष्टपुष्ट है इस स्थिति में, और औरत की हालात मतलब खराब शो हो रही है। अगर फर्स्ट तौर पे जिस प्रकार देखते हैं उसमें ऐसा लगता है कि हाँ उसने मारता होगा, मारता पीटता होगा, तो यहाँ पे तो कोर्ट ये मान के चल लेगा हाँ ठीक है भाई इसके साथ क्रूरता होती है। लेकिन ये मामला पड़ जाए जब उल्टा, जब कोर्ट के सामने ये स्थिति आ रही है, आदमी की हालात तो है बिल्कुल सूखा लकड़ी के जैसा है, इतना सा आइटम है, और वो जो लेडीज है वो काफी हष्टपुष्ट है, एकदम खली जैसी, बढ़िया हेल्थी है। अब उस स्थिति में प्रथम दृष्टया जब कोर्ट देखता है तो उसमें ऐसा नहीं लगता कि क्या ये आदमी उस औरत को मारता होगा, ये स्थिति उल्टी लगती है, ऐसा नहीं लगता ना कोर्ट को कि हाँ ये मारने वाली स्थिति तो पैदा नहीं होती। तो यहाँ पे कोर्ट क्या है, इस चीज को नहीं मानेगा, और जो औरत है उसको कहेगा कि हाँ इसके बारे में आप एविडेंस दीजिए कि हाँ रियल में ये तुम्हें मारता है, तो उसके बाद उसके बारे में उपधारणा की जाएगी। तो मुख्य बात बस सिंपल सी इसमें यही है, उपधारणा कर सकेगा मीनिंग्स जिस भी सेक्शन के अंतर्गत आएगा उसके यही दो मतलब माने जाएंगे कि कोर्ट शुरू के अंदर ये उपधारणा कर ये मान के चल सकता है उस केस में कि हाँ ऐसा हुआ है, उसको साबित मान लेगा, या फिर उसके बारे में मांग कर सकता है। ये उपधारणा कर सकेगा मीनिंग्स अपने एविडेंस एक्ट के अंदर सेक्शन 114 में, सेक्शन 90, 90A, 88, 88A, 86 और 87 इन सेक्शनों के अंदर इस शब्द का इस्तेमाल होगा। जैसे कि सेक्शन 90 की बात करें तो सेक्शन 90 कहती है कि 30 साल से पुराना कोई दस्तावेज है तो उसके बारे में न्यायालय क्या धारणा कर सकता है कि हाँ ये ठीक होगा, या फिर अगर कुछ लगता है तो उसके बारे में बाद की बात है, लेकिन शुरू में ऐसा मान के चल सकता है कि 30 साल पुराना है तो वो ठीक होगा, या फिर अब 5 साल से पुराना कोई इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है तो उसको ठीक मान के चल सकता है। इस प्रकार की ये उपधारणा से संबंधित बात आती है। मे प्रिज्यूम का मतलब ये समझा जाएगा इस एक्ट के अंदर जहां भी मे प्रिज्यूम शब्द आएगा। तो अब नेक्स्ट है इसके अंदर सेल प्रिज्यूम, यानी कि उपधारणा करेगा, उसको समझते हैं। अब जो सेल प्रिज्यूम है उपधारणा करेगा यानी कि सेल प्रिज्यूम, ये जो सेल है ये सेल अपने आप में ये बताता है कि ऐसा मानना ही पड़ेगा, ऐसा मान के ही चलना पड़ेगा। सेल जो है अपने आप में बाउंड करने वाला शब्द है कि ऐसा करना पड़ेगा। अब हिंदी की बात करें, जैसे हमने मे प्रिज्यूम पढ़ा था कि ऐसा मान सकता है, तो इसके अंदर माना जाएगा मतलब ऐसा करना ही पड़ेगा, ये करता है बाउंड कि ऐसा करना पड़ेगा। अब उपधारणा करेगा इसको समझते हैं। तो उपधारणा करेगा का मतलब है कि इस मामले के अंदर जो कोर्ट है वो साबित मानेगा कि अभियुक्त पार्टी को ना साबित करने के लिए एविडेंस के लिए बोल सकता है। अगर कहीं भी उपधारणा करेगा शब्द अगर सामने आता है किसी मैटर के सामने जिसके मामले में कि उपधारणा करेगा शब्द इस्तेमाल होता है उसी सेक्शन में, उसके अंदर क्या है, कोर्ट ऐसा मान के ही चलेगा, शुरू के अंदर जो बात उसके समक्ष आई है वो मान के चलेगा कि ऐसा हुआ था। लेकिन इसमें बस एक चॉइस रहती है कोर्ट को, तो कोर्ट जो अभियुक्त पार्टी है उसको मौका दे सकता है उसको एविडेंस देने का कि वो ना साबित करे इसमें, क्योंकि इसमें शुरुआत इस हिसाब से होगी कि जो जिसमें जो बोला गया जो अभियुक्त है उसको गिल्टी मान लिया जाता है इसके अंदर, और वो फिर उसको गिल्टी ना साबित करना होता है बाद में। इसको समझने के लिए इसमें एग्जाम्पल लेते हैं। हम एग्जाम्पल लेंगे सबसे पहले एविडेंस एक्ट की सेक्शन 113B और सेक्शन 304B आईपीसी का। ये एक ही बात है दोनों में, एविडेंस एक्ट में और 304B में, दोनों में एक ही चीज बताई गई है। 113B में तो ये उपधारणा के बारे में बताया गया, 304B हम पढ़ते हैं दहेज हत्या के बारे में। तो जब मामला कोर्ट के सामने आता है दहेज हत्या का कोई, तो उस बारे में कोर्ट क्या मान के चलेगा, जैसे कि कोई ए नामक व्यक्ति है, उसकी पत्नी है बी। अब बी की
दहेज हत्या हो जाती है, मतलब दहेज हत्या के लिए उसकी शादी के 7 साल से पहले उसकी मृत्यु होना होता है किसी ऐसी परिस्थिति में जो कि सामान्य नहीं है, नेचुरल कंडीशन से भिन्न परिस्थिति में उसकी मृत्यु होती है। तो अब इस स्थिति के अंदर कोर्ट क्या मानेगा, अब मान के चलो कि बी की मृत्यु होती है, 7 साल से पहले दहेज हत्या वाला मामला आता है और उससे पहले ये चीज कुछ साबित होती है कि जो ए था, उसका पति था, उसने दहेज को लेकर उसे प्रताड़ित किया था, उसे परेशान किया था। अब ये स्थिति जब कोर्ट के सामने आएगी तो कोर्ट यहाँ पे शुरू में यही मान के चलेगा कि ए ने ही बी की हत्या की है, ए ने अपनी पत्नी की दहेज हत्या की है। अब यहाँ पे मामला क्या होता है कि ए को गिल्टी मान के जो है आगे की सुनवाई होगी और उसमें अब ए के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है कि ए ये साबित करे कि उसने हत्या नहीं की। तो जहां भी ये शब्द उपधारणा करेगा ये आएगा तो इसका मतलब यही मान लिया जाएगा कि उसने ऐसा काम किया है। अब ए की जिम्मेदारी है वो ये साबित करे कि उसने ऐसा नहीं किया। दूसरा एग्जाम्पल इसमें लेते हैं 114 ए एविडेंस एक्ट का। तो 114 ए क्या कहता है कि अब बलात्कार संघ का मामला आता है। बलात्कार संघ के मामले में, बलात्कार के मामले में सवाल उठ रहा है सहमति के प्रश्न पे कि जो बलात्कार जिसने किया है या जिसके ऊपर आरोप है वो कह रहा है कि जी मैंने बलात्कार नहीं किया, बल्कि जिस औरत ने अपनी सहमति से ऐसा किया था, करवाया था, ये हुआ था। बल्कि वो जो अब सवाल इसमें क्या फंस गया अब कि मामला फंस गया सहमति का, कि सहमति थी या नहीं थी। अब उस स्थिति में अगर वो जो स्त्री है, जो औरत है जिसने अभियोग लगा रखा है, वो कोर्ट के अंदर ये कथन करती है, ये बोलती है कि नहीं मैंने सहमति नहीं दी थी, ये बात होते ही ये कोर्ट वहां मान के यही चलना पड़ेगा कोर्ट को कि उस मामले में उसकी सहमति नहीं थी और उसने रेप किया है। ये स्थिति मतलब उपधारणा करेगा आ गया तो कोर्ट यही मान के चलेगा कि उसने रेप किया है। अब वो व्यक्ति है वो ये साबित करे कि इसमें सहमति थी या नहीं थी, इसमें पूरा सबूत का जो भार है अब जो एक्यूज पार्टी है, अभियुक्त पार्टी, उसके ऊपर आ जाएगा। और इस जो उपधारणा करेगा के बारे में इस एविडेंस एक्ट में सेक्शन 79 में, 85 में और 89 में इस बारे में चर्चा की हुई है। ये शब्द का इस्तेमाल होगा। अब इसका जो नेक्स्ट अपना एक बच गया परिभाषा में निश्चायक सबूत के बारे। अब जो निश्चायक सबूत है वो क्या होता है, यानी कि कंक्लूसिव एविडेंस। इसका मतलब क्या होता है कि यहां पर क्या है, ऐसा है कि इस एक्ट में यह है कि एक फैक्ट दूसरे का निश्चायक सबूत है। इस एक्ट के दौरान ऐसा बता दिया गया है कि जो एक फैक्ट है अगर वो साबित हो गया तो जो दूसरा फैक्ट है वो अपने आप साबित मान लिया जाएगा। मतलब जो दूसरा जो है उसका निश्चायक सबूत है कि पहले वाली बात हुई तो दूसरी वाली बात जरूर होगी, ऐसा अगर इसमें है तो अगर उसका निश्चायक सबूत उसको घोषित कर दिया गया है तो जो कोर्ट है वो एक फैक्ट के प्रूव हो जाने के बाद दूसरे फैक्ट को प्रूव मान लेगी और जो दूसरा फैक्ट है उसको ना साबित करने के लिए सबूत भी नहीं लेगी, बल्कि पहले फैक्ट को साबित करने के लिए सबूत ले सकती है। मुख्य बात यह हुई कि इस एक्ट के अंदर कोई चीज ऐसे बता दी गई है कि अगर एक है ये ऐसा है और ये अगर इस स्थिति में है तो आगे वाला भाई ऐसे बनेगा। ये चीज मतलब कुछ भी चीज डिक्लेयर कर दी कि अगर ये स्थिति थी तो आगे वाली स्थिति ऐसी ही होगी, जिसके बारे में पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया है तो उसको मतलब उसका निश्चायक सबूत बना दिया गया है। ऐसा स्थिति अगर कोर्ट के सामने आएगी तो कोर्ट क्या है, पहले वाली स्थिति ये साबित होते ही आगे वाली स्थिति को वैसा ही मान लेगी। एक प्रकार से ये सूत्रक बन गया हो। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं तब समझ में आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले 82 आईपीसी का। 82 आईपीसी क्या कहती है कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे का किया गया कार्य अपराध नहीं है। ये हमने आईपीसी के अंदर पढ़ा है। अब इसका एग्जाम्पल इसके अंदर लेते हैं। निश्चायक सबूत की बात करें तो एक जो बच्चा है ए है वो 6 वर्ष का बच्चा है, उसने क्या किया, बी नामक व्यक्ति के खाने में जहर मिला दिया, फलस्वरूप बी की मृत्यु हो गई। अब यहां बात करते हैं हम निश्चायक सबूत की। अब 82 आईपीसी ने क्या कह रखा है कि अगर 7 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है, कोई कुछ कार्य करता है,
तो उसका किया हुआ कोई कार्य अपराध नहीं है। अब इस मामले में क्या हुआ कि पहला फैक्ट क्या है कि 6 वर्ष का बच्चा है। अब 6 वर्ष के बच्चे ने कुछ काम कर दिया, वो अपराध नहीं है। अब यहां ये फैक्ट साबित हो गया शुरू के अंदर कि वो बच्चा 6 वर्ष का था। अब उसने मर्डर किया, जो किया, कुछ भी किया, उस बारे में कोई विचार नहीं किया जाएगा। पहले वाला फैक्ट जैसे ही साबित हो गया कि बच्चा 6 वर्ष का था, तो आगे उसने क्या किया था उस बारे में कोई सबूत नहीं लिया जाएगा। हाँ, इस बारे में सबूत लिया जा सकता है, कोई ये साबित करे कि नहीं जी वो 6 वर्ष का नहीं था, 8 वर्ष का था, 10 वर्ष का था, इस बारे में विचार कर सकती है कोर्ट। लेकिन उसने मर्डर किया था, ये किया था, वो किया था, उस बारे में कोई विचार नहीं किया जाएगा। ये मतलब होता है निश्चायक सबूत का। दूसरी चीज समझते हैं इसमें 112 एविडेंस एक्ट से। 112 एविडेंस एक्ट क्या कहता है कि धर्मज पुत्र के बारे में, मान लीजिए कि किसी बच्चे का जन्म हुआ है, उसके माता पिता के जो वैधानिक शादी थी उसके दौरान, चाहे उसको शादी को 4 महीने हुए हो चाहे 6 महीने हुए हो, जब उनकी शादी विधि पूर्वक चल रही थी उस दौरान किसी बच्चे का जन्म हुआ है, या फिर उनका अगर तलाक हुआ तो तलाक के 280 दिन बाद तक अगर कोई बच्चे का जन्म हुआ है तो वो जो उनका पुत्र है, उसका जो भी बच्चा हुआ है, वो उनका धर्मज पुत्र, उसका धर्मज बच्चा मान लिया जाएगा। अब इसके अंदर हम कंक्लूसिव जो बात करते हैं ये निश्चायक सबूत की, तो इसमें निश्चायक सबूत क्या कर दिया गया, पहला फैक्ट इसमें क्या बना दिया गया कि शादी के दौरान ये साबित हो गया कि उनके बच्चा हुआ था शादी के दौरान, नंबर 1। दूसरा साबित ये हो गया कि तलाक के 280 दिन के भीतर अगर ये दोनों स्थिति पहले साबित हो गई तो उसके बाद अगर उस दौरान अगर बच्चा हुआ है तो अब वो कोई जो दावा कर रहे कि ये मेरा बच्चा नहीं है, तो उस बात पे विचार नहीं किया जाएगा। उसे पहले फैक्ट के बारे में वो विचार दे सकता है, पहले के बारे में सबूत ले लेगी कोर्ट, दूसरे के बारे में नहीं लेगी। वो कह रहा है मेरा बच्चा नहीं है, इस चीज पे नहीं सुनेगी कोर्ट। लेकिन कोर्ट ये सुन सकती है कि जब उनकी शादी चल रही थी, ठीक है शादी थी, लेकिन उनकी परस्पर पहुंच हुई नहीं, जब उसके बच्चे का गर्भधारण होना चाहिए था, वो ये साबित कर दे कि जी हाँ मैं तो 2 साल से भारत के अंदर ही नहीं हूं, तो अब क्या है, पहले वाला फैक्ट काम नहीं करेगा इसके अंदर। जब पहला फैक्ट अगर गलत साबित हो जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक हो जाता है। ये चीज अगर साबित हो जाती है तो वो मान लिया जाएगा, पहले फैक्ट को गलत करार कर सकते हो, दूसरे वाले को नहीं किया जाएगा। या फिर वो ये साबित कर दे कि भाई हाँ हमारी परस्पर पहुंच हुई नहीं, तो उस चीज को माना जाएगा, नहीं तो ये मान लिया जाएगा कि ऐसा हुआ था। ये मतलब है निश्चायक सबूत का। इसके अंदर एविडेंस एक्ट में सेक्शन 41 के अंदर भी ऐसा बताया गया है कि जैसे कि कोर्ट ने कोई चीज के संबंध में डिसीजन दे दिया पहले, और वही मुद्दा अगर दोबारा मान लिया जाए, अगर लेके आता है कोई कोर्ट के सामने, तो वही चीज उसका निर्णय वही माना जाएगा जो पहले था, सेम बात के ऊपर। तो ये है अपना निश्चायक सबूत। आज हमने पढ़ लिया मे प्रिज्यूम, सेल्फ प्रिज्यूम, कंक्लूसिव एविडेंस, यानी कि उपधारणा कर सकेगा, करेगा। सेक्शन 4 के अंदर जो ये 3 परिभाषाएं थी, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट रहती है, इनमें से सवाल भी पूछ लिया जाता है, इसको अच्छे से समझना जरूरी था। मुझे लग रहा है हो सकता है कि थोड़ी लेंथ ज्यादा हो गया हो, लेकिन मैं प्रयास है कि कोई चीज छूटे नहीं समझ में आने के लिहाज से। आगे की सेक्शनों को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।